हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 57 शिफ्ट यूजी के 57 शिफ्ट में से 11वें शिफ्ट पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। और 12 अगस्त का सेकंड शिफ्ट जो है हम कवर करेंगे आज, और बढ़िया बढ़िया अप्रोच इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। परीक्षा में आप क्या अप्रोच लगाते हो और हमें क्या अप्रोच लगाने चाहिए, वो हम सब पर बात करेंगे। ये पेपर हम क्यों हल कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्या आप लोगों को सच में इनको हल करने की ज़रूरत है। तो 2024 में जब सबसे पहला एलपी लगा, एलपी के बाद आप लोगों का आरपीएफ एसआई लगा, टेक्नीशियन लगा, कांस्टेबल लगा, जेई लगा। उसके बाद आप लोगों का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लगा और अंडर ग्रेजुएट लगा, बीच में पैरामेडिकल वाला भी लगा। इन पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एलपी से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो आरपीएफ में पूछी गई, आरपीएफ से एसआई से संबंधित कांस्टेबल में पूछी गई, कांस्टेबल से संबंधित, मतलब उसमें लिंक की हुई चीज़ें हैं। जिनका भी आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एलपी का है, टेक्नीशियन का, जेई का और सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। आप इनको पढ़ोगे, परीक्षा में आप पाओगे कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको तुम छोड़ के आओगे, वो इन सब में आए हुए थे, वहाँ आपको अलग नहीं लगेगा। 2022 का ग्रुप डी का पेपर हल करने से ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेरी राय है। पिछले 11 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ रेलवे के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा अनुभव है, निजी अनुभव है ये, कि आप लोग 2022 के ग्रुप डी के पेपर सोल्व करने के बजाय उन्हें कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं ये चाहूँगा कि आप 2024-25 के रेलवे के पीवाईक्यू लगा दो, सारे के सारे ज़्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। आइए हम एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल दिया है, पाइप पी किसी टैंक का 2/3 भाग 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक का 5/6 भाग 20 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, और फिर पी को बंद कर दिया फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। आप ये देखो कि पी और क्यू शुरू में चालू करेंगे और 2 घंटे के लिए चालू करेंगे, लेकिन इनको चालू करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पी अकेला पूरी टैंक कितने घंटे में भरता है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा क्यू अकेला कितनी देर में भरता है। तो पर्सन कहता है कि 2/3 भाग 16 घंटे में भर सकता है। अगर 2/3 भाग 16 घंटे में भरे तो पूरा भाग कितने में भरेगा, 2 से काटो, आप बोलेंगे 8 बार, और इस 3 से उठा के उधर गुणा कर दो, 8 या 24। इसका मतलब पी पूरी टंकी भर सकता है 24 घंटे में। पाइप क्यों उसी टैंक का 5/6 भाग 20 घंटे में भरेगा, 5/6 भाग 20 घंटे में भरेगा, 5 से काटो 4 बार, और इस 6 को उठा के उधर गुणा कर दो, पी का भी मान कितना आएगा, 24। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों का इफिशियंसी बोलो, इफिशियंसी सॉरी, पहले टोटल टंकी की क्षमता बोलो, तो टंकी की क्षमता है टोटल 24 लीटर। अब इन दोनों पाइपों की इफिशियंसी बोलिए। इफिशियंसी बोलेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी इसकी भी इफिशियंसी एक होगी और इसकी भी इफिशियंसी एक होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है पी और क्यू दोनों पाइपों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। ऐसे मान के चलो कि एक टंकी है, इसमें पी पानी भरने वाला है और क्यू भी पानी भरने वाला है। इन दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया, इसका मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है और ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटे में दोनों 2 लीटर पानी डालेंगे, तो 2 घंटे में कितना लीटर पानी डाल देंगे, 4 लीटर पानी इन्होंने डाल दिया। कितना पानी डाल दिया, 4 लीटर, ये दोनों ने। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पी 1 लीटर और क्यू 1 लीटर, दोनों हर घंटे 2 लीटर डालेंगे, तो 2 घंटे में कितना डालेंगे, 4 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। अब कहता है दोनों को बंद कर दो। दोनों को बंद करने का तात्पर्य है कि आप इससे भी क्लोज कर दीजिए और इससे भी क्लोज कर दीजिए। अब टंकी तो इतनी ही भरी हुई थी, अब इनको बंद करके इसके नीचे एक आर लगा हुआ है जिसका काम है खाली करना, इसको खोल दो। मेरा सवाल है कि कितना पानी खाली करेगा, तो आप कहेंगे ये 4 लीटर ही तो खाली करेगा। अगला कहता है कि आर अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ये 4 लीटर पानी उसने 8 घंटे में खाली किया, मतलब हर घंटे कितना किया, आधा लीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए आर की कैपेसिटी कितनी होगी, आर की इफिशियंसी कितनी होगी, जैसे उनकी दोनों की इफिशियंसी निकाली है ना, आर की इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 लीटर पानी 8 घंटे में पूरा खाली करता है, तो 1/2 इसकी इफिशियंसी है। अब बताओ, ए पी की इफिशियंसी 1, क्यू की इफिशियंसी 1, इन दोनों का काम है पानी भरना, जबकि इसका काम है पानी खाली करना। आगे कहता है, पढ़िए फिर से, पाइप पी क्यू और आर मिलाकर टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। मतलब अगला ये कहना चाहता है कि अगर हम इन तीनों को लगा दें, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसको भी खोल दें, इसको भी खोल दें और इसको भी खुला रहने दें। तो आप सोच के देखो खुद से ही, अगर आप मैं तीनों को खोलूंगा, यहाँ कर दूं,
अगर मैं तीनों को खोलूंगा तो P पानी भरेगा, Q पानी भरेगा और R इसमें से खाली करेगा। ये 1 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर भरेगा, आधा लीटर खाली कर देगा। 2 में से आधा गया, 1.5 बोले तो 3/2 के हिसाब से पानी भरा जाएगा। पूरी टंकी कितने की है? 24 की। इस 24 लीटर को 3/2 से भरना है तो समय कितना लगेगा? तो 24 लीटर में 3/2 का भाग दे दो। अगर 3/2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। मतलब 16 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 देखिए। कहता है 47 की पावर -8 और भाग 47 की पावर 3 गुणा 47 की पावर -19। आप में से कई दफ़ा ये सुना होगा कि a की पावर m गुणा a की पावर n हो, तो आप ये बोलेंगे a की पावर m-n होगा। और अगर आप ये चाहें कि a की पावर m भाग a की पावर n हो, तो आप ये बोलेंगे a की पावर m-n होगा। भाग में, गुणा में जुड़ेगा, शायद गलत लिख दिया मैंने, गुणा में जुड़ेगा और भाग में गठेगा। अब ये देखो, आधार समान हो तो इन दोनों घातों को आपस में गठा दो, और गुणा में हो तो जोड़ दो। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मैं यही कहूंगा कि -8 और -3 दोनों गाथें गठेंगी ना, -8 और -3। फिर इनके एवज में देखो तो आप कहेंगे जुड़ेगी, लेकिन कौन जुड़ेगा? -19, -8, -3 और -19। या तो कह दो 19 और 3 कितना हो गया? 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30। -30 पावर लगेगा, और -30 पावर देखोगे तो एक पे ही है। उत्तर कितना आ जाएगा? 47 की पावर -30। ये कहता है पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भरेगा, तो ये पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम होगा 30 × 90, 18 × 5 = 90। इसका मतलब टंकी पूरी 90 लीटर की है। अगर इनकी इफिशियंसी चाहिए तो आप कह सकते हैं कि 18 × 5 = 90, 30 × 90 और 18 × 5 = 90। अब कहता है कि यदि उन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, हाँ खोल दो, एक साथ खोलेंगे तो इस 90 लीटर में 5 तो ये पानी डालेगा, 3 ये डालेगा, 5 ये डालेगा। मतलब मैं यही कहूँगा कि 90 में 13 का भाग देंगे। देखो, अगर 91 होता, ऊपर 91 होता तो भाग जाता 7 बार। 91 से एक कम है, मतलब भाग जाएगा 6 बार। अगर 6 बार जाएगा तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए। आगे प्रश्न संख्या देखेंगे हम 4। कहता है वीर ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से, ये प्रति है, 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से, दर्जन में आप जानते हैं कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु होती है। 180 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, शॉर्पनर खरीदे, और 23 रुपये प्रति शॉर्पनर बेच दिया। एक शॉर्पनर बेचा 23 रुपये में और 12 खरीदे 180 में। तो मैं यही कहूँगा कि सीपी बोलो। तो 180 में अगर 12 खरीदता है तो एक कितने में खरीदेगा? आप बोलेंगे 15 में। अगर मैं बेचने की बात करूं, ये खरीदने की बात हो गई, अगर बेचने की बात करूं तो खुद ही कह रहा है 23 रुपये में बेचता है और इधर 15 में खरीदता है। हर कोई आप में से बोलेगा कि प्रॉफिट हुआ है। अगर कहूं कि कितने का लाभ हुआ है जी? 8 का। कितने पर हुआ है? 15 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। 5 × 15 और 20 × 5 = 100। 108 दूनी 16, 160/3, 53 3 159 होता है। एक बचेगा, 1/3 करोगे 0.3333 अनंत तक आएगा। उत्तर कितना बन जाएगा जी? 4 नंबर। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है यदि 9 और 60 का तृतीय अनुपाती अक्स है, 9 और 60 का तृतीय अनुपाती। पहले देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है। ये भी 3 चीजें होती है। एक तो होता है मध्यानुपाती, एक तो होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कब बनता है? मध्यानुपाती का मतलब होता है कि समानुपात के दोनों तरफ वाले पद खाली होते हैं। ठीक है। अगर वैसे शॉर्टकट क्या होता है, कोई भी दो संख्या, दो ही देगा मध्यानुपाती पूछते वक्त। अगर आपको कहे कि इसका मध्यानुपाती बताइए तो दोनों को गुणा करके अंडर रूट कर दो। ये इसका ट्रिक है, शॉर्टकट है ये। आप कहेंगे सर ये कैसे बना होगा? तो इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। अगर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और ये बन जाएगा ए बी। मतलब मैं कहूं कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे अंडर रूट ए बी। अगर अंडर रूट ए बी होगा तो मैंने भी तो यही बोला है कि अंडर रूट ए बी होगा। इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। दूसरा होता है एक तृतीय अनुपाती।
अब नाम से तो ये लग रहा है कि तीसरा अनुपाती मतलब तीसरे पद की बात कर रहा है, और एक होता है चतुर्थ अनुपाती, तीसरा होता है चतुर्थ अनुपाती। ऐसे टोटल चीजें होती है मेरे भाई 3। अगर चतुर्थ अनुपाती तृतीय अनुपाती की बात करूं तो तृतीय अनुपाती जब भी देगा अगला हमें केवल 2 ही पद देगा, 2 ही पद देकर तृतीय अनुपाती पूछेगा। मध्य अनुपाती देते वक्त भी 2 ही पद देगा, लेकिन चतुर्थ अनुपाती देते वक्त आपको 3 पद देगा। मध्य अनुपाती जब भी तृतीय अनुपाती पूछे, तृतीय अनुपाती का मतलब भी लास्ट वाला पद ही ज्ञात करना होता है। टोटल 4 पद होते हैं, लेकिन इसको 2 बार लिखा जाता है। ये तो पहला का तो पहला लिख दीजिए, इसको 2 बार लिखेंगे और लास्ट वाला पद। और चतुर्थ अनुपाती पूछे तब भी आप जानते हैं मेरे दोस्त, लास्ट वाला पद ही ज्ञात करना होता है। इसका मतलब कभी कहे कि तृतीय अनुपाती, इसका मतलब लास्ट वाला पद ही ज्ञात करना है। अब आप सोच के देखो, मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा तो बी स्क्वायर और ए गुणा क्वेश्चन मार्क। अगर बी स्क्वायर बराबर ए गुणा क्वेश्चन मार्क होगा तो ए का भाग लगा दो, बी स्क्वायर बटा ए बराबर किसके होगा, क्वेश्चन मार्क के। तो आज के बाद आप तो समझदार हो, रेलवे में नौकरी लगने का आप पूरा हक रखते हो, तो आपको ये याद होने चाहिए कि तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बटा ए और मध्य अनुपाती होता है रूट ए बी। इसकी बात हो तो बी सी बटा ए होता है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको इससे गुणा करोगे तो इसका भी बनता है बी सी बटा ए। ज़्यादा आपको एक तो ये और एक ये याद रखना है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये याद रखना है। हमें कहता है तृतीय अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती अक्स का मान बताइए, मतलब तृतीय अनुपाती पूछा है। तो तृतीय अनुपाती होता है बाद वाली संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या। बाद वाली संख्या का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया जी, 3600। 3600 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो उत्तर कितना बन जाएगा आप लोगों का, 400। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कहता है किसी वर्ग का परिमाप 76 है। वर्ग का परिमाप बोले तो वर्ग की चारों भुजाओं का योग 76 है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी मुझे बताओ। प्रत्येक भुजा हो जाएगी 76 बटा 4 19। प्रत्येक भुजा 19 चौका 76। हमें कहता है क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। 19 का स्क्वायर देखेंगे 361 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 361। प्रश्न संख्या 7 देखो। व्यवसाय शुरू करते हैं, ये साझेदारी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सभी ध्यान दें। मैं अभी 15 तारीख के बाद जब थोड़ा सा फ्री होऊंगा मेरे कार्यों से, तब मैं एक सीरीज चलाऊंगा, और वो सीरीज चलाऊंगा कि मैं रोजाना लगभग कोशिश करूंगा कि 20 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा डेली। उस मेरी कोशिश रहेगी ये, मैं कोशिश ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखें इस बात पर, माइंड करना। 20 मिनट का एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा कि हाल ही में रेलवे में जो ताज़ा मूवमेंट चल रहा है, इसमें कौन से वो सवाल हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं और आने वाली भर्तियों में ज़रूर पूछे जाने की संभावना है, मैं उनको कलेक्ट करूँगा एक जगह। और हर टाइप का, जैसे ये अपने आप में एक टाइप है, पार्टनरशिप की भी एक टाइप है। इस टाइप का पर्सन बहुत बड़ी मात्रा में इन दिनों में आ रहा है। अगर इस टाइप का पर्सन बहुत बड़ी मात्रा में इन दिनों में आ रहा है, शायद दिख तो रहा है ना आप लोगों को उधर, हाँ जी, ठीक है, बड़ी मात्रा में इस तरह का सवाल आ रहा है, मैं क्या करूंगा कि इस सवाल को, जैसे मान लो इस तरह का सवाल या कंसेप्ट बताऊंगा पहले बेसिक इसका, बेसिक के बाद में इसका शॉर्ट अप्रोच देखेंगे हम। शॉर्ट अप्रोच देखने के बाद कम से कम 6-7 सवालों पे वो शॉर्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे, अलग अलग सवालों पे, ताकि आपके माइंड में वो पूरी तरह से बैठ जाए। ये वो सवाल होते हैं जो परीक्षा में तुम्हारा टाइम लेके बैठ जाते हैं, आ जाएगा तुमको, लेकिन तुम्हारा टाइम लेके बैठ जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये टाइम ना ले। देखो, एक व्यवसाय शुरू करते हैं और 4 महीने के लिए एम पूंजी लगाएगा, 4 महीने के लिए एन के निवेश से 68,000 ज्यादा लगाता है। इसका मतलब एम और एन का जो निवेश है उसके बीच का अंतर है। क्योंकि देखो, एक संख्या का दूसरी संख्या से ज्यादा होना और कम होना हमेशा किसको बताता है जी, हमेशा बताता है अंतर को। जैसे मैं कहूँ कि ये और ये इससे कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच का अंतर। कम कितना दिख रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो कम या ज्यादा हमेशा अंतर को बताता है। मतलब दोनों के निवेश में अंतर 68,000 का है। एन 7 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। कुल लाभ, यहां ध्यान गौर करना है इस बात को, ये कहता है कुल लाभ 68,848। इसका मतलब एम प्लस एन का लाभ भी तो है, दोनों का योग 6848 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 856 ज्यादा है। मतलब यहां लाभ की 2 बातें दी हैं, दोनों लाभ का योग भी दे रखा है और दोनों के लाभ का अंतर भी दे रखा है। कहता है एम द्वारा निवेशित पूंजी बताइए। पहले आपको यह समझना पड़ेगा, पार्टनरशिप में जितने भी लोग होते हैं उनकी पूंजी का अनुपात वही, पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है, पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात किसका होगा, लाभ का बनेगा। अगर समय का उठा के भाग लगा दूं मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे पूंजी बराबर लाभ बटा, पूंजी का जो अनुपात आएगा वो लाभ में समय का भाग देने पर जो अनुपात बनता है, मैं अनुपात की बात कर रहा हूं,
वही आ जाएगा। मतलब हमें चाहिए पूंजी, पूंजी चाहिए तो आपको लाभ और समय की बात करनी पड़ेगी। हमारे पास दोनों का समय होना चाहिए। देखो आप ध्यान से, दोनों का समय है हमारे पास, दोनों का लाभ होना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी सीधा सीधा तो नहीं दे रखा है, लेकिन दोनों के लाभ की एक चर्चा दे रखी है। चर्चा ये दे रखी है कि दोनों के लाभ का योग दे रखा है और दोनों के लाभ का अंतर दे रखा है। चलिए आपको एक छोटी सी चीज में सिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान दें। चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं। अगर मैं ऐसे कह दूं कि दो संख्याओं का योग 28 है, और अगर मैं ये कह दूं कि दो संख्याओं का योग 10 है, बताओ एक बड़ी वाली संख्या कौन है और छोटी वाली संख्या कौन है? आज के बाद ये ध्यान रखना कि अगर कहीं भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उन्हीं संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को जोड़कर 2 का भाग देना, वही बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या निकालने के लिए योग में से अंतर को घटाकर 2 का भाग दे देना, वही छोटी संख्या है। 38 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 19। और यहाँ बच गया 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। आप देखो 19 और 9 कितना होता है? आप कहेंगे गुरुजी 28 होता है। और 19 में से अगर 9 माइनस कर दूं तो कितना आता है? आप कहेंगे गुरुजी 10 आता है। सही बात है। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ। अगला हमें ये कहता है कि कुल लाभ जो है वो दोनों का, हम पहले चर्चा करेंगे दोनों के लाभ पर। दोनों के लाभ पर चर्चा करेंगे। m प्लस एन का कुल लाभ, m प्लस एन का कुल लाभ है 6848। m माइनस एन का कुल लाभ कितना होगा? m माइनस एन का कुल लाभ हो जाएगा 856। ठीक है भैया, ये 6848 और ये 856 बन गया है। अब एक चीज समझो, आप कहेंगे मैं तो, ये तो योग दे रखा है ना दोनों का, मुझे क्या चाहिए? दोनों का अलग अलग लाभ, और मतलब लाभ चाहिए, m का अलग चाहिए, n का अलग चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी अभी आपने ये कहा कि दोनों के योग और अंतर को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो दो बड़े वाले का, योग में से अंतर को घटाकर 2 का भाग दे दो तो छोटे वाले का, आप यही कहेंगे। अब अगर परीक्षा में तुम ऐसे करोगे तो बहुत भारी चला जाएगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ, वो समझिए आप लोग। शॉर्टकट में एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, आगे जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है इस बात की गांठ बांध लीजिए कि इस सवाल के आने की पूरी गुंजाइश है। इस तरह के सवालों में मैंने अभी जो पाया वो ये पाया कि ये किसी न किसी कंडीशन में इससे काटेगा ही काटेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 8 64 लगभग मुझे 8 के आसपास जाता दिख रहा है। अगर मैं 8 से गुणा करके देखूंगा तो 8 से 48, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 4 44, 4 बचेगा, 8 8 64, 4 68। आप देखो ये 1 और ये 8 बना कि नहीं बना? अगर अब आप अनुपात काम में ले लो ना, मतलब m प्लस एन का मान 8 है और m माइनस एन का मान 1 है। हमें चाहिए m और n का मान। मैंने क्या सिखाया? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो और दोनों को घटाकर 2 का भाग दे दो, यही m और n का मान होगा। मतलब मैं ये कह दूं कि इनका लाभ अगर बात करें तो 2 से देखो 2 कट जाएगा अनुपात बनाते वक्त, तो 8 और ये कितना होगा? 9, और 8 में से 1 गया तो कितना होगा? 7। यही होगा। हाँ जी, इसका मतलब 9 अनुपात 7 के अनुपात में तो इनका लाभ आया। ये क्या अनुपात आया है सर? लाभ। अच्छा, लाभ पूंजी का चाहिए ना अपने को, तो मैंने कहा लाभ में किसका भाग दे दो? समय का भाग दे दो। लाभ में समय का भाग दोगे तो पूंजी का अनुपात आ जाएगा। मतलब हमें अगर कहे कि बताइए पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो m के लाभ में, ये m है, m के लाभ में m के समय का भाग दो, और n के लाभ में n के समय का भाग दो। देखो अगर इसको हल करोगे मेरे भाई तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 उठकर इधर आ जाएगा तो 9 अनुपात 4 ही बचेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि m का लाभ कितना है, m की पूंजी कितनी है 9 और n की पूंजी कितनी है 4, दोनों में अंतर बताओ कितने का है? 5 का। और पर्सन में देखो अंतर कितने का दे रखा है? 68 का। इसका मतलब 5 68,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 68,000 के। एक वक्त कितने के बराबर होगा पहले आपको ये देखना पड़ेगा। 5 का भाग दो, 5 का भाग देंगे 13 5 65, बच गया 3, हो गया 30, 6 5 30। ठीक है, और 2 जीरो का 2 जीरो, यही बनेगा भाई। हमें कहता है कि किसकी पूंजी बताइए? m की पूंजी बताइए। आपको क्या लग रहा है m की पूंजी कितनी है जी? 9 है। मतलब तुमको 9 का मान निकालना है, तो इसको 9 से गुणा कर दो। 9 से गुणा करोगे तो देखो 2 जीरो के 2 जीरो आएंगे। 9 से कितना हो जाएगा जी? 54, 5 बचेगा, 9 तिया 27 और 5 32 बचेगा, 3 9 एकम 9 3 कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि इसको किससे गुणा कर दोगे? 136 डबल जीरो से गुणा कर दोगे। उत्तर कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 122 400, और 122 400 बोले तो कितना नंबर उत्तर बन गया? 4 नंबर। क्या मेरी बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? मैंने कोशिश की है कि इस सवाल को बहुत आसान बनाया जाए। ये कहता है इसे सरल कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपने कभी सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। अगर मैं ये कह दूं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 किसके बराबर होता है? अगर मैं ये कह दूं ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 किसके बराबर होता है? ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 किसके बराबर होता है?
आपके पास है कोई अप्रोच इसका? मैं सिखाता हूँ, समझिए। पहले हमें यह समझना पड़ेगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कितना होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, b का स्क्वायर? अब ऊपर वाली बात को देखो, ऊपर वाली बात कहता है कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो तो दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ते हैं और दोनों संख्याओं को एक बार घटाते हैं। यहाँ देखो कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों संख्याओं को एक बार क्या करोगे, जोड़ोगे, और दोनों संख्याओं को एक बार क्या करोगे, घटाओगे। यही किया जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन आप ये जानते हैं, ऊपर ही ऊपर देखो, उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसकी जगह क्यों नहीं मैं ये लिख सकता ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लॉजिक निकला है यहाँ से, और वो लॉजिक हम हर जगह अप्लाई करेंगे। लॉजिक ये निकला है कि इसका फाइनल रूफ ये आया है। आपको करना क्या है, यहाँ पावर कितनी है, 4। जितनी पावर है उसके आधी पावर से शुरू करना है। अगर 4 पावर करनी है तो 2 पावर से शुरू करना है, फिर 2 की आधी लेनी है 1 पावर, और लास्ट में देखो प्लस में शुरू करना है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है तो प्लस में शुरू करना है इसकी आधी पावर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस में ही इसकी और आधी करो, a प्लस बी, जब तक 1 पर नहीं आ जाए तब तक जारी रखो, लास्ट में a माइनस बी अलग से लिखो। ऐसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा, इसके लिए सिंपल मुझे यही मिला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आधी करो a प्लस बी, और लास्ट में a माइनस बी लिखो। दोस्त इसको समझिए, कितनी पावर है, 8 पावर, 4 पावर से शुरू होगा, a की पावर 4 प्लस में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में ही फिर इसकी आधी होगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में फिर इसकी आधी होगी a प्लस बी, और लास्ट में a माइनस बी होगा। फटाफट बताइए क्या होगा। आप कहेंगे 16 है तो 8 से शुरू होगा, a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, फिर a की इसकी आधी फिर से प्लस ही में ही चलने दो, पहले शुरू में प्लस में ही चलने दो, फिर इसकी आधी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसकी आधी a प्लस बी, और लास्ट में a माइनस बी। यही होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे फटाफट ये बता दीजिए कि कोस की पावर 4 थीटा 4a और कोस साइन की पावर 4a को क्या लिख सकता हूँ मैं। आप कहेंगे गुरुजी इससे लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर, देखो आधी पावर से शुरू करना है, कोस स्क्वायर a और प्लस कोस स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उधर जगह कम पड़ेगी, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कैसे लिखा जा सकता है। और a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखे तो, और क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कैसे लिखा जा सकता है। और प्लस कितना है, 1। ये तो अलग था सर, मैं इस बीच वाले को हल किया हूँ, और इसके बाहर क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर a लिखा है। मेरे दोस्त आप सब ये जानते हैं, मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो क्या आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये 1 होगा। अब 1 से किसी भी संख्या को अगर गुणा करोगे आप लोग तो मुझे बताइए वो तो होगा, तो एक वो संख्या खुद की खुद ही रहेगी, बोलो हाँ कि ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसको भूल जाओ। अगर इसको भूल जाओगे तो बचेगा क्या, इधर बचेगा आप लोगों का कोस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, बस यही बचेगा। और कोष्टक के बाहर प्लस का 1 है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, इसको कोष्टक में लेके लिखोगे तो भी वही बात होगी, नहीं लिखोगे तो भी वही बात होगी। लेकिन फाइनल कोष्टक के बाहर क्या लगा है, फाइनल कोष्टक के बाहर लगा है कोसेक स्क्वायर a। अब एक चीज़ देखो, और छोटी सी बात समझो, मैं इसी का एक और प्रतिरूप निकाल रहा हूँ। अब सोच के देखो, अगर मैं इस साइन को उठा के उधर ले जाऊँ तो इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर a या कोस स्क्वायर थीटा, और उधर चला जाएगा तो बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ऐसे कह सकते हो कि साइन स्क्वायर तो हो माइनस का और 1 हो प्लस का। अब चाहिए ऐसे लिख दो, माइनस साइन स्क्वायर a और प्लस 1 लिख दो, बात एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर साइन स्क्वायर माइनस का और प्लस का 1 हो तो वो हमेशा कोस स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मेरे दोस्त कोस स्क्वायर के बराबर होगा तो मुझे बताओ, ये तो कोस स्क्वायर है और ये भी कोस स्क्वायर है, यहाँ तक का कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना होगा। तो आप बोलेंगे, क्योंकि कई सोचेंगे गुरुजी प्लस कैसे करोगे, अरे भाई इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और इसके बाहर प्लस है और इधर क्या होगा, कोस स्क्वायर है, ऐसे तो लिख सकते हैं। ये कोस स्क्वायर है, ये भी कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर है कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर, लिखा जा सकता है इस पूरे की जगह।
ठीक है, और गुणा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। आप मुझे फटाफट से ये बता दो, ये 2 कोस स्क्वायर ए है और गुणा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका होता है, साइन का। एक और चीज़ आप जानते होंगे, एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, आप लोग ये भी जानते होंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है भाई, टेन थीटा के। आप ये भी जानते होंगे कि अगर उल्टा लिख दूं कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दूं तो बताओ किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। आपको नहीं लग रहा है कि 2 की जगह तो 2 रह जाएगा, और कोस बटा साइन है, उधर देखो कोस बटा साइन है, और कोस बटा साइन किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा इसका उत्तर होगा, और 2 कॉट स्क्वायर बोले तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 2 नंबर। क्या बात समझ गए, इजी करने की कोशिश करी है, चीज़ें समझाने की। केवल पेपर लगाने का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो सीखनी चाहिए वो एनालिसिस भी करें, सिर्फ उत्तर टिक लगाना मकसद नहीं हो सकता ना। ABCD एक समलम है जिसमें BC पैरेलल है AD के। ABCD एक समलम है जिसमें BC पैरेलल है AD के। तो मैं ऐसे बनाता हूं कि एक समलम है और ऐसा कोई समलम है, ठीक है। समलम त्रिभुज में BC पैरेलल है, तो मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ और इसको मैं D मानता हूँ। तो आप देखोगे पैरेलल है, BC पैरेलल है किसके, AD के पैरेलल है। अगर BC AD के पैरेलल है यहाँ तक ठीक है। अब पैरेलल की बात अगर आई तो चलो आगे भी पढ़ते हैं। AC और CD बराबर है, AC तो यहाँ विकर्ण है, AC और CD बराबर कब हो सकते हैं, AC तो यहाँ विकर्ण है ना। तो ये रहा आप लोगों का AC और ये रहा CD। AC और CD विकर्ण है। अगर AC और CD विकर्ण है तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों भुजा बराबर होंगी, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, आप कहेंगे हाँ। इसका मतलब ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगले ने बोला ये दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने कहा इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण। अगर मुझे ये 15 डिग्री मिलेगा तो मैं इसको 15 ही बोलूंगा, ये 50 मिलेगा तो मैं इसको 50 ही बोलूंगा, छोड़ दो। आगे कहता है कि कोण ABC 24 डिग्री है। आइए, कोण ABC, ये रहा ABC, ये वाला कोण 24 डिग्री है, ठीक। फिर कहता है BAC, ये वाला कोण 112 डिग्री है। ये कितनी शानदार बात है, मुझे बताओ कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से अगर मैं 2 कोण निकाल देता हूं तो ये वाला कोण कितना बचेगा, आपको ये समझना पड़ेगा पहले। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 2 कोण निकाल दूं। अगर 2 कोण निकाल दूं तो मैं यही कहूंगा कि 24 + 112 निकाल दूं। 24 112 136 निकाल दो, 136 निकालोगे तो बच जाएगा जी कितना, हाँ 136 निकालोगे तो बच जाएगा 44। कितना बचा है, 44 डिग्री पीछे बचा है। अब एक चीज़ और दे, ये तीनों कोण पता चल गए। अब अगली एक चीज़ और समझो, अगर कोई 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ये वाला कोण अक्ष डिग्री होगा तो ये वाला कोण अक्ष डिग्री होगा। कोई शक है किसी को? अगर किसी को शक नहीं है तो फिर मुझे लगता है इस बात में भी किसी को शक नहीं होगा कि देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं। बोलो आराम से, प्रश्न में लिखा है ऐसा। और आप ये भी जानते होंगे कि इन 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर इन 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर ही होगा। अगर ये वाला कोण 44 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 44 ही होगा। तो ये वाला भी कितना होगा जी, 44 ही होगा। अगर ये 44 से 44 है, हमें कहता है ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना है। फिर देखो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ध्यान से देखना, इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 में से 44 44 88 घटा दो। अगर 180 में से 88 घटा दूंगा तो 8 ज्यादा घट गए तो 100 में से कम कर दो, 92 आ जाएगा। 92 देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या अब दोबारा गलती नहीं करोगे इस सवाल में? उम्मीद करूंगा समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। यदि 400 रुपए की धनराशि पर 5.5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली जाती है, साधारण ब्याज बताओ। आप कितना लल्लू टाइप का सवाल पूछा है, मुझे बताओ। 5.5 का 12% से टोटल ब्याज कितना होगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 66% होगा। अगर 66% होगा तो इस 4000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपए का। तो 400 का 66% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो तो पक्का कटेगा, नहीं तो परसेंट से 2 जीरो कट जाते हैं ना।
ऐसे भी समझो 66 को 4 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 6 का 24, 240 तो सीधे सीधे होगा, और 6 का 24 और हो जाएगा 264 हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा 264, ऑप्शन नंबर ए का जाएगा। क्लियर है सभी का? आगे देखिए प्रश्न संख्या 11 कहता है 13 सेमी भुजा वाले समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, का परिमाप बताइए। तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 13 तिया 39। एक भुजा 13 है, तीनों भुजा 39 होंगी। प्रश्न संख्या 12 देखो, एक दुकानदार पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा लिखता है। मतलब जैसे मान लो मैं ये स्लाइड चेंजर लेके आया, जितने का इसको लेके आया मैं उससे 60% ज्यादा लिखूंगा। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं इसका क्रय मूल्य कितना मान लूँ, 100 मान लेता हूँ, इससे 60% ज्यादा लिखूंगा इसको। अगर इसे 60% ज्यादा लिखूंगा तो मैं इस पर MRP जो लिखूंगा वो 160 लिख दूंगा। मतलब जो ग्राहक आएंगे उनको मैं दिखाऊंगा कि 160 रुपये का है ये। फिर कोई ग्राहक जानकार आता है, उसको छूट देती जाती है, इसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हैं। अब 15% छूट किस पर मिलेगी? 160 पर मिलेगी। इस 160 को 15% कम कर दो। अगर 160 को 15% कम कर दो तो SP कितना होगा हमें ये देखना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितना लिखा था उसका 15% तो लेना ही नहीं है, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 85% लेना है। कितना परसेंट जी? 85%। चेक करो, देखें 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 8 होगा, और यहाँ हो जाएगा 17। 17 से 119, 17 अंटे 136। मतलब जो चीज़ 100 की खरीद के लाए थे उसको तुमने 136 में बेच दी। आप मुझे बताओ अगर 136 में बेचती तो तुमको लाभ हुआ कि हानि हुई? फटाफट ये बता दीजिए। आप कहेंगे सर लाभ हुआ है। अगर लाभ हुआ है, कितने का लाभ? 36 का। ओरिजिनल में लाभ कितने का? 117 का। 36 की वैल्यू 117 रुपये है। MRP बताओ कितना? एक की वैल्यू कितनी होगी? 117/36। MRP पूछा है, MRP कितनी है? 160। वैल्यू किसकी चाहिए? 160 की, क्योंकि MRP 160 ही है। अगर 160 है तो 160 से गुणा कर दो। अगर 9 से काटेंगे तो 13 नाम है 117, और 9 चौका 36, 4 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 520 आपका आंसर होगा। सही बात है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13 देखो, एक दुकानदार निम्न 3 योजनाएं प्रदान करता है। किसी योजना में, कौन सी योजना है जिसमें छूट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है? अपने को छूट ज़्यादा देखना है। पहली योजना है 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट। दूसरी योजना है 4 वस्तु खरीदो और 2 फ्री पाओ। तीसरी योजना है 6 वस्तु खरीदो और 4 फ्री पाओ। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब 2 छूट होती हैं तो उनका एकल छूट बनाने का तरीका होता है A+B - AB/100। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो इसका बनेगा 15 + 20 - 15 गुणा 20 बटा कितना हो जाएगा? 100। 15 दूनी 30, 300 का 3 बनेगा, 15 20 35 में से 3 गया, 32% बना इसका। तो ठीक, अब हम 4 खरीदे और 2 फ्री पाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुमको 4 का रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आते वक्त वो 4 ही नहीं, आपको 2 और दे देगा। होता है ना, कई साबुन लेके आते हैं, आपको 3 ही का पैसा लेता है लेकिन 4 दे देता है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं 4 खरीदा तो 2 के फ्री मिल गए, 2 के ही पैसे देने पड़े, तो फिर उसका क्या होगा? बाई 1 गेट 1 फ्री। एक खरीदे एक फ्री पाए, इसका मतलब आपको एक खरीदना और एक फ्री में मिल जाएगी, मतलब उसका पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, 4 का पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा, और 2 अगला एक्स्ट्रा आपकी थैली में डालेगा, तो टोटल चीजें हो गई आपके पास 6। कितनी हो गई? 6। इसी को MRP बोलते हैं। सारी वस्तुएं जितनी खरीदी और जितनी फ्री मिली वो सब मिलकर MRP कहलाते हैं। अच्छा, फिर डिस्काउंट क्या चीज़ होती है? डिस्काउंट होती है जो फ्री में मिल गई। डिस्काउंट 2 है, हमें कहता है डिस्काउंट का परसेंट बताओ, तो 2 फ्री मिली कितने पर? 4 और 2 6 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो गया? 100, क्योंकि छूट हमेशा डिस्काउंट MRP पर मिलती है। तो 2 की डिस्काउंट होगी, और 4 और 2 कितना हो गया जी? 6, और प्रतिशत के लिए 100। 2 से काटेंगे 3, 33 सही 1/3% होगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6 और 4 टोटल हो गई 10, 10 में से 4 निकाल दो, 4 फ्री है 10 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कट जाएगा, तो 40% यहाँ टोटल छूट आएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर यहाँ टोटल छूट 40% आएगा तो सबसे ज़्यादा छूट किस में आया है? हमें ये पूछा है। तीसरी योजना में सबसे ज़्यादा छूट मिला है, और केवल तीसरी योजना में सबसे ज़्यादा छूट मिला है, तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई? 3 नंबर। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा? औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत होता है तो इन सबको जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 4 19, 19 और 5 कितना हो गया? 24, 4 4 8, और 2 वो 10, 15 22,
और 3 कितना हो गया 25 और बटा कितना हो जाएगा 5, 5 5 25 मतलब 250 हो गया 50 के हिसाब से, 8 पंजे 40, उत्तर कितना आ जाएगा 50.8। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए हैं, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखो। प्रश्न संख्या 15 कहता है 3 की पावर 3, 8 की पावर 2 और 13 है। 3 की पावर 2, 13 की पावर 2 और 16 है। एलसीएम बताना है इन सब का। एलसीएम क्या होता है? अधिकतम पावर ही एलसीएम होता है। अधिकतम पावर ही एलसीएम होता है। आपको करना कुछ नहीं है, इन सब जगह में से जैसे 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और कहीं भी 3 नहीं है, ऐसे मत कह देना यहाँ भी तो 3 है, ठीक है। तो अधिकतम पावर ही एलसीएम होगा। तो आप मुझे बताओ 3 की 3 पावर 2 पावर में से किसको चुनोगे? आप कहेंगे 3 की पावर 3 चुनेंगे हम, यही एलसीएम होगा। अब 3 की पावर 3 देखो यहाँ नहीं है, मतलब ये कट गया, यहाँ नहीं है ये भी कट गया, यहाँ है ये पॉसिबल है, यहाँ है ये भी पॉसिबल है। अगले पर चलते हैं, अगले पर चलेंगे 8 पर। 8 का यहाँ स्क्वायर है, इसमें 8 नहीं है, 8 का क्यूब है। अच्छा कई सोचेंगे यहाँ 8 16 भी तो है, नहीं भाई, इधर 16 को अलग इस्तेमाल किया है ना सब में, इसलिए 16 पर काम नहीं करेंगे हम। तो 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3 का एलसीएम क्या होगा? 8 की पावर 3 होगा। मतलब वो ऑप्शन होगा जिसमें 3 की पावर 3 और 8 की पावर 3 हो। इसमें 3 की पावर 3 तो है, 8 की पावर 3 भी है, इसमें 3 की पावर 3 तो 8 की पावर 2 है, मतलब ये नहीं होगा। सही उत्तर कौन सा बन जाएगा? बस यही आप लोगों को चेक करना था। फिर आगे वाले पे चेक करके टाइम खराब मत कीजिए। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। ये कहता है निम्न में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करेगी? ये अपने आप में एक संख्या है, ठीक है, 630,605। ये कर, या ऐसे कह दो 6,30,605 है। इसमें किसका भाग जाएगा? देखो एक चीज देखो, ये संख्या अपने आप में एक विषम संख्या है और विषम संख्या में कभी भी सम संख्या का भाग नहीं जाता है। विषम संख्या में कभी भी सम संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये 2 नंबर तो आप सोचिए, 14 तो आप सोचिए मत होगा। अच्छा एक चीज देखो, अगर इकाई 5 है तो 5 का भाग उसमें जाता है जिसका इकाई 0 या 5 हो। अगर 0 या 5 हो तो 5 का भाग जरूर जाता है। यहां इकाई 5 है तो 5 का भाग 100% जाएगा। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 कहता है एक वस्तु का एमआरपी 800 रुपए है। अच्छा, इससे 24% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर खरीदा गया। एमआरपी पर छूट मिल रही है, इसका मतलब एमआरपी 800 है। इस 800 पर 24% अगर मैं छूट दे दूंगा तो 100 में से 24 कम कर दो, कितने में बेचूंगा इसको मैं? 76% में। फिर जो आया क्रमिक छूट का मतलब होता है इस पर और छूट मिलना। जो नया मूल्य बना उसको 15% कम कर दो तो नया मूल्य का 85% बचेगा। इसे हल कर दो, यही आंसर है। इसे हल कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यही लास्ट में विक्रय मूल्य आएगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, 2 जीरो से 2 जीरो दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है 2 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, मतलब ऐसे सोचूंगा, और 5 से काटूंगा तो 17 बार कटेगा, क्योंकि 17 5 85, इसका तो ले लो 5 और 4 दूनी 8, इसका ले लो 2। तो 2 तो यहाँ से गायब कर दो, 5 यहाँ से गायब कर दो, 5 दूनी 10 गायब हो जाएगा, मतलब 1 जीरो गायब हो जाएगा। तुम वैसे काटोगे तुम्हारे वाले तरीके से ना, ऐसे गड़बड़ाई मत, कहीं सोचेंगे अरे कैसे काट रहा है ये, ऐसे नहीं। तुम तुम्हारे हिसाब से काटोगे तो भी वही आएगा भाई, कोई बुरी बात नहीं है। अब इन सबको गुणा करना है। अच्छा कई ऐसे सोचेंगे कि गुरुजी फिर और भी तो काट लो, नहीं भाई। देखो एक चीज समझो, किसी भी जीरो को गायब करने के लिए 2 और 5 की फॉर्म होना जरूरी है। जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे जीरो गायब हो ही नहीं सकता, और जीरो गायब नहीं होगा तो उत्तर पॉइंट में आएगा ही आएगा। आप सोच के देखो, 4 में और 76 में 2 तो है हमारे पास ऊपर, भाई 10 बचा हुआ है ना अभी। अगर 10 बचा हुआ है तो 2 तो है ऊपर मेरे पास, लेकिन कहीं आपको ऊपर 5 दिख रहा है तो आप कहेंगे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कहीं भी 5 नहीं है, मतलब ये 10 नहीं कटेगा, पक्का नहीं कटेगा। और जब तक 10 नहीं कटेगा पॉइंट आएगा कंफर्म। अरे जब पॉइंट आना ही है तो एक जीरो के बदले एक पॉइंट लगता है, वही अप्रोच लगा लो ना। फिर एक जीरो के बदले इनको गुणा कर लो और एक जीरो के बदले एक पॉइंट लगा देना। आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी उत्तर आएगा उसमें पॉइंट एक ही लगेगा। हमारा जो भी उत्तर आएगा उसमें एक अंक छोड़कर ही पॉइंट लगेगा, ये तय है। आप कहेंगे गुरुजी इन सब में तो 2 2 अंक छोड़कर पॉइंट है। नहीं, आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ पॉइंट 3 लिखो कि पॉइंट 3 जीरो लिखो, बात एक ही है। इसलिए इसका जीरो हटा दो। अब देखो एक पॉइंट किस में है, तो आप कहेंगे इसमें तो 2 पॉइंट है, इसका तो हटा नहीं सकते, इसमें भी 2 पॉइंट है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। गुणा करने को किसने बोला आपको? आप चाहो तो कीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पॉइंट लगा लीजिए। आप पॉइंट गुणा करोगे ना तो ये आएगा, और फिर आप एक पॉइंट लगाओगे तो आएगा यही,
फिर ऑप्शन देखोगे तो एक जीरो लगा तो सकते हैं, एस के चक्कर में आपको ए लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूं एक ही पॉइंट लगना चाहिए, तो एक ही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 18, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 552 है। इसका मतलब है संख्या दोनों रेगुलर है। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा आपको और 5G भी बताऊंगा। इसका 5G भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। पहले बेसिक वाले समझो। बेसिक है कि दोनों संख्या प्राकृत हैं और रेगुलर हैं। तो मैं ये कहूँगा एक संख्या अक्स है तो दूसरी संख्या अक्स प्लस 1 होगी, और इन दोनों को गुणा करने पर आता है 552। अगर इसको मैं हल करूँ आगे तो मैं ये कह सकता हूँ अक्स स्क्वायर प्लस अक्स बराबर होगा 552। इस 552 को उठा के इधर ले आइए, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 552 हो जाएगा, और बराबर किसके होगा? जीरो के। मतलब आप लोग इससे अब सोल्व करो, मैं यही कहूँगा इससे सोल्व करें। ये तो है बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक तरीके पर मैं कभी आपको मोहर नहीं लगाऊंगा और कभी आपको एग्री नहीं होने दूंगा कि आप इस बेसिक तरीके पे काम कीजिए। ये मुझे नहीं लगता है कि अच्छी चीज़ है, इस पर मत कीजिए। आप दिमाग लगाइए, रेलवे में नौकरी लगना है, आप लोगों को ये समझ लीजिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। जब तक आप बुद्धि नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई करने वाले बहुत लोग हैं ना, नौकरी लगती है हर साल एवरेज लेस देन 2%, 2% से भी कम लोगों की नौकरी लगती है, 2% से भी कम लोगों की नौकरी लगती है गवर्नमेंट जॉब। तैयारी अगर 100 बच्चे करते हैं ना, आप कहीं भी, आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हो, जिस गांव में आप हो, मैं कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा हूँ, उसमें 100 बच्चे तैयारी करते हैं तो नौकरी लगती है किन्हीं दो की। लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते और बच्चों से मिलने के नाते बोल रहा हूँ, ये इतने लंबे टाइम पे आज भी ऐसी स्थिति है ना कि ले दे के कम से कम अगर एवरेज 12 महीने का निकालूँ ना तो 50 बच्चों से तो वैसे मिल लेते हैं नॉर्मली। ऐसे मतलब उनसे हालचाल जनरली सुबह से शाम तक 50 बच्चों से तो हालचाल जान लिए जाते हैं पर्टिकुलर। आपको मैं बता दूं, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, नौकरी जब फाइनल रिजल्ट आता है तो भी बच्चे हमारे पास मिलने के लिए आते हैं, फेल होने वाले भी और पास होने वाले भी। फेल होने वाले भी उतने ही बच्चे आते हैं और पास होने वाले भी उतने ही बच्चे आते हैं। दिक्कत पता है क्या है? पास होने वाले इसलिए आते हैं कि आप सर मिठाई खा लीजिए, हम आपकी वजह से नौकरी लग गए। लेकिन फेल होने वाले भी इसलिए आते हैं कि सर हमारे से कहाँ कमी रह गई, हमें ये भी बता दीजिए। और बेकायदा हमारा हक बनता है कि अगर कोई बच्चा हमारे पास पढ़ा हो और वो अगर पास नहीं हुआ है तो वो कहाँ गलती करा, ये चीज़ हम उसको सुझाएं। ऐसे भी लोग आते हैं। अब बात यह है कि फेल होने वाले लोगों से हम क्या सीख पाएँ, हम क्या आप लोगों को क्या बता सकते हैं। दिक्कत यह है कि ये वो बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादातर बच्चों की ये स्थिति होती है जो डिजर्व करते हैं पास होना, जिनको लगता है कि मैं पक्का नौकरी लग सकता हूँ और उनमें औकात होती है। हम खुद कहते हैं कि भाई तेरे में औकात है नौकरी लगने की, लेकिन उसके बावजूद क्यों नौकरी नहीं लग पाते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ को ऊपर से देख लेते हैं सतही स्तर पर, और सतही स्तर पर देखकर ये कह लेते हैं कि आ जाएगी। उनमें कई बच्चों में तो और कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनको लगता है ये तो हो जाएगा, और फिर वो उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चाहे वो जीके हो, जीके में उनको लगता है अरे मेरा पढ़ा हुआ है। अरे भाई रिवाइज करो। रोटी बुद्धि और पान 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब तक बार बार नहीं फेरोगे वो नष्ट हो जाएंगी, इसलिए बुद्धि है ये। आप एक जीके का मास्टर को 12 महीने कह दो तेरे को कुछ नहीं पढ़ना है, वो भूल जाएगा, जिसका रोज का काम है पढ़ाने का। तो तुम क्या हो? आपको बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, नहीं तो फिर वही रहेगा। आती मैथ्स में भी यही होता है, तुमको लगता है हो जाएगा, परीक्षा में आते हो कहते हो गुरुजी मैं तो कंसेप्ट भूल गया, परीक्षा में कहते हो कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला है। तो ऐसी दिक्कतें तब पैदा होती हैं जब तुम्हारे पास अप्रोच तो होते हैं लेकिन उन अप्रोच को प्रयोग में नहीं ले पाते हो। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि ये तो मैं कर लूँगा, फिर परीक्षा में वो इसके चक्कर में फंस जाते हैं। और बड़ी दिक्कत होती है कि तब वहाँ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि इसके टुकड़े नहीं होते हैं, और जब तक टुकड़े नहीं होंगे तब तक नंबर नहीं आएगा। तो भाई आप समझिए इस बात को, करना क्या है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 552 है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, उस पर ध्यान से सुनो। आज के बाद याद रखना, कोई भी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल अगर निकालना हो तो उनमें से छोटी संख्या के स्क्वायर में छोटी संख्या जोड़ देना, या फिर उनमें से बड़ी संख्या के स्क्वायर में से बड़ी संख्या जोड़ देना, घटा देना। कोई भी दो रेगुलर संख्याओं को गुणा करना हो, छोटी संख्या के स्क्वायर में छोटी संख्या जोड़ दो या बड़ी संख्या के स्क्वायर में से बड़ी संख्या घटा दो। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कहता है बड़ी संख्या बताओ क्या है, और बड़ी संख्या इन्हीं ऑप्शनों में से है। इसका मतलब बड़ी संख्या वो है
जिसके स्क्वायर में से खुद जितना घटा दें तो 552 आ जाए, वही बड़ी संख्या है। मतलब आपको इन सब का स्क्वायर कर करके देखना पड़ेगा। अगर 15 का स्क्वायर करूं तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 225 से और कम करेंगे तो 552 आने की तो गुंजाइश ही नहीं है। 27 का स्क्वायर होता है 729। 729 में से मात्र 27 घटाने पर 552 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में से अगर मैं 24 घटा दूंगा 552 बिल्कुल आ रहा है, ये आपका उत्तर हो गया। अगर मैं 18 लूं तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 तो 552 से पहले से ही कम है, तो एक बार तो वो डायरेक्ट ही हटा दो जिनके स्क्वायर इस 552 से पहले से ही कम आ रहे हैं। जिसका स्क्वायर बड़ी संख्या निकालते वक्त जिसका स्क्वायर यहां दिए गए गुणनफल से पहले से ही कम चल रहा है, वो तो डायरेक्ट ही हटा दो, स्क्वायर करके देखना है। और वो देखो जो सबसे ज्यादा नजदीक है या खुद जितनी ही कमी पर है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी पूछ लेता तो वो हटा दो जिसका स्क्वायर छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या होता है। अगर मैं ये कह दूं कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो 15 का स्क्वायर 225 में वही 15 जोड़ने पर 240, जबकि इसके पास में जाना चाहिए। ऐसे करके देख लो, जोड़ के देख लो, इसमें घटा के देख लो। आइए प्रश्न संख्या 19 देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। ये कहता है निम्न में से किससे विभाज्य है। देखो संख्या मुझे लग रहा है विषम है। अगर संख्या विषम है मेरे भाई तो सम संख्या का भाग जाने का गुंजाइश नहीं है। अगर सम संख्या का भाग जाने का गुंजाइश नहीं है तो दो ऑप्शन सीधे सीधे कटेंगे। मैंने अभी तो कहा कि 5 का भाग जाने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तभी 5 का भाग जा सकता है ना। इकाई 0 या 5 होना चाहिए, इकाई 9 है तो 5 का भी नहीं जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 20। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज कि एक निश्चित दर पर 11 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह 27 गुनी हो जाएगी। देखो बारिश आ रही है हमारे इधर और उससे सर्दी बन गई है। एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित दर है, यहाँ चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज में कोई धनराशि 3 वर्ष में 11 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि कोई धनराशि जमा करो और इसको खुद से 3 गुना होने में 11 साल लगेगा। कितना साल लगेगा, 11 साल लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ चक्रवर्ती ब्याज में फिक्स रोटेट चलता है। इसका अर्थ हुआ कि हर बार अगर मैं और 3 गुना करूं इसको तो और 11 साल लगेगा, और 3 गुना करूं तो और 11 साल लगेगा। हर 3 गुना का 11 साल लगता है। ये कहता है कितने वर्षों में 27 गुना होगी। तो देखो ये पी है, ये तो इसका 3 गुना हो गया, ये इसका 9 गुना हो गया, और ये 3 तिया 9 तिया 27 गुना हो गया। हर 3 के लिए 11 साल का समय लगता है, हर 3 के लिए 11 साल का समय लगता है, हर 3 के लिए 11 साल का समय लगता है। टोटल मिलाकर समय लग गया कितना, 33 साल। उत्तर कितना बन जाएगा, 33 साल। लेकिन मेरे दोस्त एक बात ध्यान दें, मैं यहाँ एक अलर्ट जारी कर रहा हूँ। अलर्ट जारी कर रहा हूँ, एक एग्जाम लगा आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2025। सीबीटी 1 2025 24 लगा। इसमें सवाल आया इसी तरह का, जिसमें ऐसे लैंग्वेज आ गई कितने, सेम सवाल जिसमें ये लैंग्वेज आ गई कितने और वर्षों में, कितने और वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल आ गया। अब सारे बच्चे क्या करके आए, मास्टर लोगों ने भी वही पढ़ाया, किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं किया बच्चे का, और खुद ने भी आपने वही पढ़ा। सबने क्या किया, 11 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, 27 गुनी होगी 33 वर्षों में। आगे कौन ध्यान से पढ़ता है या क्या लिखा है। अगर यहां कितने और लिखा होता तो मेरे दोस्त उत्तर 33 नहीं आता, 33 माइनस 11 22 ही आता। कितना उत्तर आता, 22। क्योंकि अगला कह रहा है कि कितने और वर्षों में। अब कितने और शब्द अगर इस्तेमाल यहां कर लिया कि कितने और वर्षों में, इसका मतलब अगला ये कहना चाह रहा है कि जितने वर्ष लग चुके हैं पीछे उनको छोड़कर एक्स्ट्रा और कितने लगेंगे, तो टोटल 33 लगेंगे ना, उनमें से 11 तो पीछे लग चुके हैं, इनको छोड़कर 22 उत्तर आएगा। हालांकि यहां तो नहीं है, आप पेपर उठा के देखना और देखना। इसका मैंने देखा भी था, वो रैंक गुरुजी से जो पूरा आंसर की मिला सब पेपर्स का, उसमें परसेंट जब देखा तो एवरेज 20% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, बाकी सही जवाब ही नहीं दिए, जबकि आता सबको था। ये सब लोगों ने तो रिट लगाई होगी ना 50 रुपये देकर कि गलत हो गया, डिपार्टमेंट ने हमें गलत दे दिया। आगे देखो प्रश्न संख्या हम देखते हैं भाई 21। रेखा, संजय और पूनम ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रम से इतना इतना रुपए का निवेश किया, वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। देखो मैंने आज भी कहा पीछे वाले प्रश्नों में कि पूंजी के अनुपात में ही लाभ का अनुपात होता है, अगर समय इक्वल हो तो। यहाँ पूंजी अगर देखेंगे तो एक रेखा जी हैं, यहीं कर दूं, एक रेखा जी हैं, एक संजय भाई साहब हैं और एक पूनम जी हैं।
अगर इनका जीरो हटा दूं सबका, अगर सबका जीरो हटा दूं तो इनका आ जाएगा 132, 117 और 166 के अनुपात में हो गया। अगर टोटल देखूं तो टोटल यही पूंजी, यही लाभ का पूंजी का अनुपात इतना है। टोटल देखेंगे 7 और 2 9 से कितना हो जाएगा जी 15, एक बच जाएगा 3 और 1 4, 6 4 10 और 11, एक बच जाएगा 415। 415 की वैल्यू मेरे दोस्त दे रखी है 10-10 रुपए, यही दे रखा है। एक की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे 10-10 बटा 415, यही होगा। अब हमें चाहिए किसका हिस्सा, पूनम का हिस्सा। पूनम का हिस्सा कितना है बताओ 166, मतलब हमें वैल्यू चाहिए 166 की। इसको किससे गुणा कर दीजिए 166 से गुणा कर दीजिए। अगर 166 से गुणा करेंगे तो इसको काट लो, अगर 5 से काटेंगे तो 202 बनेगा, 5 से काटेंगे तो 83 बनेगा। 83 का भाग जाएगा 2 बार, 202 का दुगुना कितना हो जाएगा 404। 404 बोले तो उत्तर कितना आ गया 3 नंबर। क्लियर है सभी का, कोई इश्यू है तो बताइए। प्रश्न संख्या 22 देखो, ये कहता है कि इसको हल कीजिए। इसको देखो, ये कह दो माइनस का 12 है, -8 गुणा 6 - 12, 6 - 12 -6, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस यहाँ देखो 30 में -6 का भाग दो, 30 में -6 का भाग देंगे तो -6 आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 6 पंजे 30 -5, माफी चाहूँगा 6 पंजे 30 -5, यही होगा। आप कहेंगे -12 माइनस इसको गुणा करो, 8 से 48 माइनस माइनस प्लस -5 कितना हो जाएगा जी -12 -43, माइनस का कितना बन जाएगा 55। उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ गए, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। प्रश्न संख्या 23 देखो, 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य। देखो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि एक छोड़कर एक अंक, एक छोड़कर एक अंक का मान हमेशा बराबर होता है। एक छोड़कर एक अंक, एक छोड़कर एक अंक का मान हमेशा बराबर होता है। मतलब देखो अंतर या तो 0 आता है, या अंतर 11 आता है, या अंतर 22 आता है, या अंतर 33 आता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अंतर 0 पर काम करते हैं। अंतर 0 पर काम करेंगे, पहले नहीं हो तो 11 पर काम करते हैं, फिर अंतर 0 पर काम करते हैं। अंतर 0 तब हो सकता है ना जब दोनों पक्ष बराबर हों, तभी तो अंतर 0 हो सकता है। इसका मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक बराबर करो। तो देखो n 5 और 5 10, तो n प्लस कितना बना 10 बना, बराबर। इधर देखो 5m और 2 7 और 2 9m, तो ये बना 9 + m। अगर इस n को उठा के इधर ले आऊं m की तरफ तो माइनस हो जाएगा, 9 को उठा के 10 में से घटा दूं तो 1 हो जाएगा, m - n 1 हो जाएगा और m - n 1 हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। एक जिले की जनसंख्या इतनी है 3,28,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष है, 24% जनसंख्या साक्षर है, 34% पुरुष साक्षर हैं, कितने % महिला साक्षर हैं। पता क्या करना है, इस तरह के सवालों का डायरेक्ट अनुपात बनाओ। अगर अंतिम उत्तर परसेंट पे पूछा जाए तो इस तरह के सवालों को सीधे अनुपात से हल करो। सीधे अनुपात से हल करने का मतलब ये 3 0 का 3 0 कट जाएगा। हालांकि 164 दूनी 228 होता है, 328 होता है। आप ऐसे कर सकते हैं 164 एकम 164 और 164 दूनी 328, ये बन गया 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये तो बन गई टोटल जनसंख्या। अब टोटल जनसंख्या बनेगी पुरुष और महिलाओं से मिलकर, पुरुष प्लस महिला मिलकर टोटल जनसंख्या बनाएंगे। आप मुझे बताओ टोटल जनसंख्या कितनी है 328, इसमें से पुरुष कितने हैं 164, तो बच गए वो सारी महिलाएं, जो बच गई वो महिला है। 328 में से 164 कम कर दो, कितना बचेगा 164 ही बचेगा, तो ये 164 ही बच जाएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताओ 164 एकम 164 और 164 एकम 164, क्या ये 2 बार नहीं कटा है? आप क्या ये दावा नहीं कर सकते कि यह 2 बार कटा है, ये 1 बार कटा है और ये 1 बार कटा है? अगर ये 1:1 बराबर 2 हो गया तो एक तो तरीका है कि पुरुष तो है 100, महिला भी है 100 और टोटल जनसंख्या हो गई 200। पुरुषों का 24% साक्षर है, ये पुरुष थे, ये महिला थी और ये जनसंख्या है। पुरुषों का 24% साक्षर, टोटल जनसंख्या का 24% साक्षर है, इसका मतलब पढ़े लिखे हैं टोटल जनसंख्या का 24%। 200 का 24% निकालेंगे, 24 दूना 48 पढ़े लिखे हैं टोटल जनसंख्या। इसमें से पुरुष 34% पढ़े लिखे हैं। 100 का 34 कितना होता है? 100 का 34 तो 34 ही होता है। 34 पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो बताओ महिला कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? अब आप कहेंगे कि 34 तो पुरुष और टोटल 48 होने चाहिए, तो कितना बचा 48 - 64।
34, 48 माइनस 34 बोले तो 14 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यहाँ 14 आएगा। ये 14 कितना परसेंट है 100 का? तो 100 का 14 तो 14% ही होता है। इसका मतलब आप लोग कह देंगे उत्तर कितना आ जाएगा? 14। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा करने के बजाय इसको यहां भी तो खत्म कर सकते हैं ना आप लोग। आइए कैसे कर सकते हैं। टोटल जनसंख्या 2 है, पुरुष 1 है, महिला 1 है। इस 2 का कितना परसेंट है पर्सन में? देखो 24% साक्षर है। तो अगर 2 का 24% साक्षर है तो 24 दुआ 48% हो गया। ठीक, टोटल जनसंख्या, टोटल हमारा परसेंट 48 आना चाहिए। अब इस 1 को गुणा करो 34 से, क्योंकि पुरुषों का 34% ही है। तो 34 एकम 34, यहां तो हो गया 34%। अब बताओ महिलाओं का कितना लिखूं कि टोटल 48 हो जाए? मैंने कहा टोटल 48 होना चाहिए। तो 34 में से यहां कितना लिखूं कि 48 हो जाए? तो आप कहेंगे 48 होने के लिए यहां कितना लिखना पड़ेगा जी? आपको 14% लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 14 लिखोगे तो 14 और 34 कितना हो जाता है? 48। अब ये 14 एक का कितना है? 14 एकम 14, 14 ही रहेगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा? अगर यहाँ 2 होता तो 14 में 2 का भाग देते 7 आता। अगर यहाँ 5 होता तो 14 में 5 का भाग देते 2.8 आता। समझ गए? आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 25 देखो। प्रश्न संख्या 25 कहता है किसी संख्या में 6% कमी करो। अगर किसी संख्या में 6% कमी करोगे तो किसी को भी पता होगा कि 94% आएगा। और 94% की वैल्यू 3760 है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? मुझे तो ये डायरेक्ट ही 4 गुना दिख रहा है, क्योंकि देखो 9 चौका 36 बचेगा 1, 4 चौका 16। मुझे तो डायरेक्ट ही और 0 का 0 40 गुना दिख रहा है। हमें कहता है वह संख्या बताओ, तो 100 गुना 4 40, 4000 हो जाएगा। 100% की वैल्यू चाहिए ना आप लोगों को, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। उत्तर कितना आ जाएगा? 4000। आगे देखो प्रश्न संख्या 26। मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है समझिए। ये कहता है कि इसको हल करो, तो ये गुणा होगा और ये गुणा होगा और ये लास्ट में रहेगा। तो ये बन जाएगा 9x² माइनस 8x प्लस 7x² माइनस 21 और प्लस 18। 9 और 7 कितना हो जाएगा जी? 16x²। तो प्लस का तो आएगा 16x²। यहाँ प्लस का 16² माइनस का है, माइनस का हो जाएगा 8x और प्लस का 21 और माइनस का 21 और प्लस का 18, माइनस का कितना होगा? 3। ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है 4 नंबर। उत्तर कितना आ जाएगा? 4। आगे देखो प्रश्न संख्या 27। पी की आयु का 5 गुना क्यों की आयु से 29 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष के बाद की क्यों की आयु का 5 गुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 17 वर्ष कम होगा। क्यों की आयु बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप समझने की कोशिश करना सभी के सभी। आयु का सवाल है और आयु में 3 तरह की चीजें आती हैं, याद रखना। रेलवे में एज हम जब पढ़ते हैं तो 3 तरह की चीजें पढ़ते हैं, ये अनिवार्य है, वरना रेलवे में कोई मतलब ही नहीं है। एक हम पढ़ते हैं अनुपात आधारित, दूसरा हम पढ़ते हैं गुणात्मक रिलेशन आधारित, और तीसरा हम पढ़ते हैं बीजगणितीय समीकरण आधारित। ठीक है, बीजगणितीय समीकरण आधारित। ये सवाल बीजगणितीय समीकरण आधारित है, इसलिए आप ऐसे कतई ना सोचें इस सवाल को हल करते वक्त कि यार अक्स लग गया और ये मास्टर बिना अक्स के नहीं बता रहा है, तो फिर तो ये मास्टर ही खराब है। ठीक है, ये है ही उसी पैटर्न का, तो हम उसी पर बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं पी की वर्तमान आयु का 5 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 29 वर्ष ज्यादा है। तरीके हैं पी की वर्तमान आयु का 5 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से, तो ऐसे कह सकता हूं एक तरीका तो कि ज्यादा है ना, इसका मतलब पी की आयु का 5 गुना और क्यों की आयु के जो भी वर्तमान आयु है उससे 29 वर्ष ज्यादा है। अगर मैं पी की आयु पूछूं तो क्या हो सकती है? क्यू प्लस 29/5 हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अब हम क्या करेंगे, यहां इसको ऐसे बनाएंगे कि मैं ऐसे कह देता हूं आज, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आज मैं क्यू की आयु मान लेता हूं अक्स है, तो बताओ पी की आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे आज पी की आयु का 5 गुना क्यू से 29 वर्ष ज्यादा है, तो पी की आयु कितनी होगी? अक्स प्लस 29/5, यही होगा ना पी की आयु। तो अक्स प्लस 29 बटा कितनी हो गई? 5। ये आज की आयु हो गई। ठीक, अब हमें कहता है कि 8 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 8 वर्ष बाद। 8 साल बाद याद रखना क्योंकि आयु का 5 गुना, क्योंकि आयु का 5 गुना उसी समय की पी की आयु के 7 गुने के, पी की आयु के 7 गुने से 17 वर्ष कम है, ये बोला है। और ये कब बोला है? 8 वर्ष बाद बोला है, 8 वर्ष बाद बोला है। इसका मतलब क्योंकि आयु, इसको ऐसे एक ही लाइन में समझने की कोशिश करना।
क्यू की आयु का 5 गुना 8 साल बाद। आज कितने का है? अक्स का है। 8 साल बाद कितने का होगा? अक्स प्लस 8 का होगा। होगा कि नहीं होगा? ये क्योंकि 8 साल बाद की आयु है, इसका 5 गुना बराबर है 8 साल बाद ही पी की आयु। तो पी की आयु आज कितनी है? अक्स प्लस 29/5। 8 साल बाद कितनी होगी? गुणा 8 होगी। इसका कितना गुना? 7 गुना। और 7 गुने से कितना कम? 17 कम। यही बोला है कि नहीं बोला है? हल कीजिए। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? इधर 5x प्लस कितना बन जाएगा? 40 बराबर 7 से गुणा कर लो। 7x प्लस 29×203 बटा कितना हो जाएगा? 5। 7 8 56 और माइनस कितना हो जाएगा? 17। आप लोग ऐसे देखो 5x, आराम से देखना 5x। अब इनको उठा के इधर ले आओ, इसको रहने दो बस ऐसा कैसा, इनको उठाओ। प्लस का 56 और माइनस का 17 कितना होता है पहले ये बताओ? आप कहेंगे प्लस का 56 और माइनस का 17 होता है प्लस का 39, यही होता है। इस 39 को उठा के इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। 40 में से 39 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा प्लस का, बराबर इधर क्या बचेगा मुझे बताओ? आप बोलेंगे इधर बचेगा 7x प्लस 203 बटा कितना हो जाएगा? 5। 5 से गुणा करो, 5 5 कितना होगा? 25 और इधर कितना हो जाएगा? 5 बराबर 7x प्लस कितना हो गया? 203। 7 को उठाकर माइनस कर दो, 18x बराबर 5 कम कर दो 198। 18x बराबर 198 है। तो आप मुझे बताओ 18 एकम 18, 18 एकम 18, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अगर अक्स की वैल्यू 11 है तो हमें पूछा क्या है वो देखो, पी की वर्तमान, क्यों की वर्तमान आयु बताओ। क्यों की वर्तमान आयु हमने अक्स ही मानी थी, इसका मतलब उत्तर 11 का क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ गए। ये सवाल अच्छा सवाल है, इस तरह के सवालों का एक सेशन जरूर रखेंगे हम, ठीक है। मैंने जो 20 मिनट वाला शो बताने की बात करी है उसमें हम बात करेंगे इन पे। 66 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस की 15 घंटे में यात्रा पूरी करती है। 5 घंटे में ही यात्रा तय करनी है। अरे यात्रा बराबर यात्रा, दूरी बराबर दूरी कर दो। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय। पहली चाल 66 है, 66 की चाल से 15 घंटे लगते हैं, तो बताओ कितनी चाल से 5 घंटे लगेंगे? बस हल कर दो, 5 तिया 15 होगा और 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 198 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 198 की स्पीड लेनी पड़ेगी। उत्तर कितना हो जाएगा? 2। वैसे भी आप एक और चीज कह सकते हैं, अगर दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे के व्यतकर्मानुपाती होते हैं। चाल अगर मान लो समय 3 गुना, समय 3 से डिवाइड हो रहा है तो चाल 3 से मल्टीपल हो जाएगी। आराम से देखो, समय 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 का समय 5 ही बन रहा है। अगर समय में 3 का भाग लग रहा है तो चाल 3 से गुणा हो जाएगी, और चाल 3 से गुणा हो जाएगी तो इसका 3 गुना कर दो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखो, ये कहता है कि दक्ष 200 किलोमीटर की यात्रा 50 से, 252 की यात्रा 42 से और 204 की यात्रा 51 से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखो 201 हो गई, 252 एक हो गई और 204 एक हो गई, लेकिन कुल समय कहाँ है? तो आप कहेंगे गुरुजी कुल समय होगा यहाँ, समय तो है ही नहीं। अरे चाल का भाग दे दो दूरी में, 200 की चाल दूरी 50 की स्पीड से तय करेगा ना, तो 500 के 20 कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? फिर कहता है 42 से 252 तय करेगा, तो 6 का 24, 6 दूनी 12, कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। फिर 51 से 204, तो 500 के 20, 4 एकम 4, कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। अगर ऐसा है तो टोटल कह दो कितना हो जाएगा सर? 4 6 10 और 4 कितना हो गया? 14। इधर देखेंगे 200 200 400 200 656, देखो देखिए यही आ रहा है क्या? और बटा कितना हो गया? 14। 14 4 कितना हो जाएगा जी? 56, बच गया 96। 14 7 98 होगा, 96 है, 14 से 84 है, 46 करके कुछ ऑप्शन 8 6 वाला है ना, देखो उत्तर यही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है प्रथम 169 सम संख्याओं का औसत बताओ। देखो टेक्निकली तौर पर यह सवाल गलत है, टेक्निकली तौर पर। हालांकि 169 का 170 हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन टेक्निकल अगर टर्म से देखें तो गलत है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है समप्राकृत और एक होता है मेरे दोस्त संपूर्ण। ऐसे दो संख्या होती है। अब समप्राकृत संख्या होती हैं जो 2 से शुरू होती हैं, 2 4 6 8 10 इस प्रकार से, इनको बोलते हैं समप्राकृत। और संपूर्ण होती हैं जो 0 2 4 6 8 इस प्रकार से चलती है, इनको बोलते हैं संपूर्ण। ठीक है भाई, एक चीज समझो, यहां ना बोला संपूर्ण ना बोला समप्राकृत। समप्राकृत का अलग उत्तर आएगा, संपूर्ण का अलग उत्तर आएगा।
कौन सा निकालूं? तो ये तो टेक्निकली टर्म्स के हिसाब से तो गलत है, लेकिन फिर भी अगर रेलवे ने ये दिया और हमें उत्तर निकालना है तो फिर हम जनरली इसको सम प्राकृत के हिसाब से देखेंगे। और याद रखना सम प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है वो सम प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1, मतलब जितने पद उससे एक ज्यादा औसत होता है। यहाँ पद कितने हैं? 169। 169 है तो 169 + 1, 100 कितना हो जाएगा? 70 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। लेकिन एक बात और समझो, अगर कोई सोचे कि सर मेरे को तो ये याद ही नहीं रहेगा, नहीं याद रहे तो ऐसे कर सकते हैं, प्रथम सम संख्या और प्लस लास्ट सम संख्या बट्टा 2 भी कर सकते हैं, ये भी उत्तर है। पहली सम संख्या हो जाएगी 1 × 2, क्योंकि सम संख्या 2 का मल्टीपल होता है, तो पहली सम संख्या 1 × 2 होगी। 169 संख्याओं का लेना है ना, तो 169वीं संख्या हो जाएगी 169 × 2, क्योंकि सम संख्या 2 की मल्टीपल होती है, और बटा कितना हो जाएगा? 2। आप इससे भी हल करोगे तो भी उत्तर कितना आ जाएगा? 170 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और बात मन में आ रही होगी कि सर सम संख्या का आप लोगों ने कहा कि n+1 होता है, तो फिर विषम संख्या का क्या होता है? विषम संख्या का जितना पद होता है उतना ही औसत होता है। अगर यहाँ विषम संख्या होती सम की जगह, तो 169 विषम संख्याओं का औसत 169 ही होता, लेकिन अगर सम संख्या है तो एक ज्यादा 170 हो जाएगा। और अगर प्राकृत होती तो जितनी संख्या है उसमें एक जोड़कर 2 का भाग देते हैं। इन सब जगह याद रखना n बराबर पदों की संख्या है, n बराबर पदों की संख्या होगी। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए हैं। हमारा ये पेपर 11 का नहीं, पहली चीज तो 12 तारीख का था, और 12 तारीख का दूसरा शिफ्ट था, ऊपर गलती से लिखा हुआ है, इस पर गौर मत कीजिए। 30% थे, मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत शानदार लगे होंगे। इस पेपर का PDF अभी मैं डलवाऊंगा TCS एग्जाम जोन टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए TCS एग्जाम जोन। और जो भी रेलवे से संबंधित सूचनाएं होंगी वो भी हम काम ही इसी पर करते हैं, रेलवे और टेक्निकल भर्तियों से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो भी हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर देंगे। कई बच्चों का एक और था, हमने 29 तारीख का बैच अनाउंस करने की सोची थी, लेकिन ज़िंदगी हम जैसे चाहते हैं वैसे चलती नहीं है। काश इंसान जैसे चाहे सब कुछ वैसे होने लग जाए तो मैं कहूँ कि मौज ही मौज है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें हम सोचते हैं उससे अलग प्रकृति चाहती है। 15 तारीख तक हम बैच अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, 29 तारीख को बैच अनाउंस करना था जिसको पोस्टपोन किया। अब हम इस बैच के बारे में बात करेंगे 15 अक्टूबर को। तो जो भी भाई ऐसे हैं कि हमें सर बाकी चीज़ें डिटेल से पढ़नी है, बहुत अच्छी मैथ सीखनी है बेसिक टू एडवांस, तो 15 अक्टूबर को हम एक सेशन रखेंगे, उसमें इस पर बात करेंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।